मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की बसंत बुक में दिए गए पाठ बस की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। ये एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है जो एक बस की बुरी दशा के बारे में लिखी गई है। लेखक कह रहा है कि हम 5 मित्र थे, तो हमने शाम वाली बस से अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि उसके जो 2 मित्र थे उन्होंने सुबह अपने काम पर जाना था, इसीलिए उन्होंने शाम वाली बस का चुनाव किया। पन्ना से इसी कंपनी की बस, कंपनी का नाम नहीं बताया गया है बस की कौन सी कंपनी है। वो कह रहे हैं कि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। सतना के लिए मिलती है, जो घंटे भर बाद मिलती है और जो जबलपुर की ट्रेन पर से मिला देती है। उन लोगों ने जबलपुर पहुंचना था और इसलिए वो उस बस में सवार होना चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने निश्चय किया कि वो उस बस में जाएंगे। लोगों ने बहुत सलाह दी कि जो समझदार आदमी होते हैं वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। तो हमने पूछा कि क्या रास्ते में कोई डाकू मिल जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि डाकू नहीं मिलते हैं, ये तो बस ही डाकिन है। बच्चों जानते हैं कि बस को डाकिन क्यों कहा गया। बस को देखकर हमारे मन में श्रद्धा जाग गई, क्योंकि वो इतनी पुरानी थी, ऐसे लग रहा था कि वो कोई बूढ़ी हो और वो अपने साथ सदियों के निशान अनुभव लिए हुए थी। तो हमने उसमें जो सफ़र करना था हमें नहीं करना चाहिए था। तो हमें लग रहा था कि हम अगर इसमें बैठेंगे तो इसको बहुत कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। बस की जो कंपनी है उसके हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे, तो हमने भी उस बस में निश्चय किया बैठने का और उनसे पूछा कि क्या ये बस चलेगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ चलेगी, नहीं क्यों नहीं चलेगी। तो गजब की बात थी कि ऐसी बस अपने आप चल सकती थी। तो हम हैरान थे, तो हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्तर ने कहा कि डरो मत, ये चलेगी, चलो चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि यह बस बहुत अनुभवी है, ये नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वास योग्य है। यह हमें अपने बेटों की तरह अपनी गोद में बिठाएगी और चल पड़ेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो हमें इस तरह से देख रहे थे जैसे वो हमें अंतिम विदाई दे रहे हों और कह रहे हों कि आना जाना तो लगा ही रहता है, कि चाहे वो राजा है, रंक है, फ़कीर है, जो यहाँ आया है उसे एक ना एक दिन चले जाना है। तो बस स्टार्ट हो गई, तो सारी बस ही इंजन लग रही थी, क्योंकि वहाँ से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। जो बस की खिड़कियाँ थी उनमें कांच ना मात्र ही थे, और जो बचे हुए थे उन कांचों से हमें बचना था, क्योंकि कभी भी चोट लग सकती थी। हम फ़ौरन खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन हो, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हिल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त के समय ज़रूर जवान रही होगी, यानी कि ये इतनी ज़्यादा पुरानी होगी। तो इसे ट्रेनिंग भी मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था, क्योंकि पूरी ही बस हिल रही थी। क्या बॉडी, क्या शीशे, क्या सीट, क्या इंजन, हर चीज़ उसमें आवाज़ कर रही थी। तो 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब क्या था, ड्राइवर ने बाल्टी निकाली और उसमें पेट्रोल निकाल लिया, उसे बगल में रख दिया और नली डालकर इंजन तक भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी का हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे एक नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में एक दूध की शीशी लगाती है वैसे ही। बहुत उनको हंसी आ रही थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। कभी भी ब्रेक फेल हो सकते थे, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ लगे थे।
जिन पर पंछी बैठे थे, लेकिन मैं अब हर पेड़ को अपना दुश्मन मान रहा था। जैसे भी जो भी पेड़ आता, डर लगता कि अब इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे का इंतजार रहता। झील दिखती तो ऐसा लगता कि अब ये बस उसमें उतर जाएगी और गोता लगाएगी। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह न चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये तो अचानक वैसे ही संयोग से हो गया कि ये रुक गई, लेकिन बहुत अच्छी बस है ये। शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। ऐसे लग रहा था कोई बूढ़ी औरत थक गई हो और आराम के लिए बैठ गई हो। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इतनी बेचारी बूढ़ी हमें लाद कर चल रही है। जैसे कोई बूढ़ी औरत किसी को उठा के चल रही है, तो वैसे ही लेखक कह रहा है कि हमें बहुत शर्म आ रही थी कि ये बूढ़ी बस हमें ले जा रही है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो हमें इस बियाबान में ही इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि अगर इसके प्राण निकल गए, यानी कि ये खराब होगी, तो हमें यहीं पर छोड़कर जानी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार किया। बस आगे चली। चाल बहुत धीमी थी उसकी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की रोशनी भी जाने लगी। अब क्या था, उसकी लाइटें थी वो भी बहुत धीमी चल रही थी। जैसे किसी बूढ़ी औरत की आंखों की रोशनी कम हो जाती है और वह रास्ता टटोल कर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार से ये बस भी ऐसे लग रहा था जैसे रास्ते को टटोल कर आगे जा रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह किनारे पर खड़ी हो जाती और कह देती, बेटी निकल जाओ, अपनी तो उम्र ही नहीं रही है, यानी कि रेस लगाने की। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी है और एक साइड पर खड़ी हो जाती है और कह रही है कि आप ही आगे चले जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में जा गिरती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बड़ी श्रद्धा से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी अपनी जान हथेली पर रखकर इसमें सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्बल है। सोचा, यह इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उसे बस का हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। जिस तरह की उसकी भावना है, खतरे को जानते हुए भी खुद भी खतरे में पड़ गया है वो। तो वो कह रहा है कि अगर ये किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होता तो कुछ ना कुछ आज कर ही देता। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मारे जाते। देवता बाहें पसारे इस आदमी का इंतजार कर रहे होते। वो कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, पर टायर नहीं बदला। यानी कि वो हिस्सेदार साहब की बात कर रहा है कि देवता भी उसका स्वागत करते। व्यंग कर रहा है एक तरह का हर बात पे वो। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो कह रहे हैं कि हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि हमें ट्रेन मिल जाएगी और हम टाइम पर अपने घर पहुंच जाएंगे। अब उन्हें लग रहा था कि हम कभी भी घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो कई बार उन्हें ऐसा लगने लगता था, जिंदगी इसी बस में ही गुजर जाएगी। इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना पड़ सकता था। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं थी। हमारी जो बेताबी थी वो ख़त्म हो चुकी थी कि हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, इसलिए हम इत्मीनान से उसमें बैठे रहे और चिंता जाती रही। हर जाक चालू हो गया था। अब वो मतलब बिल्कुल उनके मन में जो ये था कि वो टाइम पर घर जाएंगे, तो अब उनके मन में ये बात तो निकल गई थी और उन्होंने इत्मीनान से उसमें बैठ गए थे कि चलो जब पहुंचा जाएगा, अब तो भगवान ही सहारा है। तो इस तरह के मन में विचार आ रहे थे। एक व्यंग था ये एक। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा बच्चों। तो इसको एक बार रीडिंग ले लेना और इनमें जो मुश्किल शब्द आए हैं उनको पढ़ के देखना। धन्यवाद।